अपन ने प्रीवियस क्लास में बात किया था मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस में जो फिजिकल मेथड था फर्स्ट, जिससे अपन नॉर्मली फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं फिजिकल मेथड में अपन काम में लेते हैं जैसा कि हीट, सेकंड अपन ने बात किया सनलाइट, थर्ड अपन ने बात किया यहाँ पे रेडिएशन, फोर्थ वन इज फिल्ट्रेशन। तो फिजिकल मेथड में सभी यही हीट, सनलाइट और रेडिएशन, फिल्ट्रेशन अभी बात करके चलेंगे। नेक्स्ट यदि अपन हीट को अगेन डिवाइड करें तो टू पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ड्राई हीट, दूसरा होता है रेड हीट, ठीक है, सॉरी मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में इसको हीट को डिवाइड किया। नेक्स्ट अपन बोलेंगे ड्राई हीट को अपन ने रेड हीट में इसको डिवाइड किया। नेक्स्ट वन इसको फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन, ये अपन ने डिवाइड कर दिया इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड हीट इनओक्यूलेटिंग लूप एंड वायर्स, जो कि अपन गर्म करते हैं उसको तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो रेड नहीं हो जाए। फ्लेमिंग में अपन क्या करते हैं, फ्लेमिंग में उसको फ्लेम करते हैं, हीट के ऊपर से गुजारते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं इंसिनरेशन, इंसिनरेशन जलाते हैं, जो भी एनाटॉमिकल ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन बॉडी का वेस्ट है, उसको अपन जलाते हैं, इंसिनेरेट करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट होता है हॉस्पिटल का, उसको इंसिनेरेट करते हैं, जलाते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें राख बन जाती है, जिसको अपन नीचे निकाल देते, ऊपर धुआं निकलती है, ऐसा कुछ बना हुआ होता है इंसिनरेटर। नेक्स्ट लास्ट अपन ने हॉट एयर ओवन की बात की थी। हॉट एयर ओवन इज ऑल्सो नोन एज ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है जिसमें क्या करते हैं अपन, कोई ग्लास स्लाइड होती है उनको अपन स्टेरिलाइज कर लेके काम में लेते हैं हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन यूज एज कॉमर्शियल बेसिस, कॉमर्शियल बेसिस पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पास्चुराइजेशन मीन्स इसको पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर होता है लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे अपन बात करके चलेंगे टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग एंड टिंडेलाइजेशन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग और टिंडेलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। और टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन ऑटोक्लेव जो होता है हॉस्पिटल में, मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, वो अपन ऑटोक्लेव बोल के चलेंगे। ऑटोक्लेव हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन यूज मिल जाता है, उसको अपन मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन काम में लेके चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यहां तक हॉट एयर ओवन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में अपना फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर एट लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर अपना लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पर अपन कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, उसमें फर्स्ट होता है पास्चुराइजेशन। व्हाट इज पास्चुराइजेशन? यदि अपन मिल्क को स्टेरिलाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि पास्चुराइजेशन मेथड से करके चलते हैं। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है डिसइंफेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को डिसइंफेक्ट किया जाता है, बैक्टीरिया से दूर किया जाता है उस मिल्क को, मीन्स से पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में दो मेथड करते हैं अपन, एक तो होता है फ्लैश मेथड, दूसरा होता है होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में क्या करते हैं और फ्लैश मेथड अपन में अपन क्या करते हैं। होल्डर मेथड में सिंपली अपन टेम्परेचर की बात करें तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 30 मिनट के लिए उसको गर्म करके चलते हैं। मीन्स होल्डर मेथड में कम टेम्परेचर पे उसको ज्यादा टाइम के लिए गर्म करते हैं, 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 मिनट्स। दूसरा पास्चुराइजेशन का मेथड है फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड में कितना करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर अपन 72 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लेते हैं और कितनी सेकंड के लिए, ओनली 20 सेकंड के लिए काम में लेके चलते हैं। बहुत कम टाइम रहेगा फ्लैश मेथड का, 20 सेकंड, उसको अपन काम में लेके चलते हैं। ये रहेगा अपना फ्लैश मेथड, ये कंप्लीट होता है पास्चुराइजेशन लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं टेम्परेचर एट, यहां पे सेकंड पॉइंट था टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग और टिंडेलाइजेशन। तो अपन ने बात की यहां पे टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पे अपन ने एग्जांपल लिया फर्स्ट टिंडेलाइजेशन। टिंडेलाइजेशन क्या है, टिंडेलाइजेशन में बात करके चलेंगे कि इसमें टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें जो टाइमिंग होता है वो अपन 20 मिनट लेके चलते हैं। तो 20 मिनट के लिए गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे
और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो सेमेज बॉइलिंग हो गया, बट इसको टिंडेलाइजेशन क्यों बोलते हैं? टिंडेलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 सक्सेसिव डेज में अपन क्या करके चलते हैं, इसको बॉइल करके चलते हैं। यहां पे 3 सक्सेसिव डेज का मतलब होता है कि एक दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, मीन्स रोज इसको गर्म करेंगे, उसको बोलेंगे टिंडेलाइजेशन। 3 सक्सेसिव डेज का मतलब होता है आज गर्म किया, दूसरे दिन करेंगे और तीसरे दिन करेंगे, इसका मतलब होता है 3 सक्सेसिव डेज, और इसको ही बोलते हैं टिंडेलाइजेशन। ओके, यदि अपन टिंडेलाइजेशन की बात करें तो एग्जांपल की बात करें, इसमें क्या अपन स्टेलाइज करके चलते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, तो बोल सकते हैं सीरम, बोल सकते हैं सीरम को डिसइंफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं शुगर एंड कल्चर मीडिया, शुगर एंड कल्चर मीडिया को अपन स्टेलाइज करके चलते हैं, ये होता अपना टिंडेलाइजेशन मेथड। अब अपन इसमें टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करके चलेंगे। एक तो होगा टिंडेलाइजेशन और दूसरा था क्या, बॉइलिंग। तो अपन सेकंड मेथड पढ़ के चलेंगे, बॉइलिंग। तो इधर अपन बॉइलिंग लिख के चलते हैं, बॉइलिंग क्या होता है और कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन बॉइल करते हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स को अपन बॉइल कर सकते हैं, ये सब अपन देख के चलेंगे। तो यदि अपन बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके चलते हैं, 20 to 30 मिनट के लिए अपन गर्म करके चलाएंगे। तो ये सभी बात करने वाले हैं अपन। तो इसका यहां पे सेकंड टाइप रहेगा बॉइलिंग, बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड में टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइमिंग की बात करें अपन तो टाइम रहेगा 20 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट के लिए अपन गर्म करके चलेंगे। ये रहेगा अपना बॉइलिंग। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, ये कॉमनेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, कॉमनेस्ट डोमेस्टिक मेथड। डोमेस्टिक मेथड, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, मीन्स घरेलू जो मेथड होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन है घरों में या अपन जो होम पे काम में लेते हैं, जो मेथड होता है वो बॉइलिंग होता है, कॉमन डोमेस्टिक मेथड। इसको ज्यादातर घरों में काम में लेते हैं। नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन मार्क करना, क्या इंपॉर्टेंट है, नॉट स्टेरिलाइज, नॉट स्टेरिलाइज शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट because they can blunt, they can blunt मीन्स क्या इसका कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके धार होती है उनको अपन इस पे कभी गर्म नहीं करते। बॉइलिंग में कभी भी जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको डिसइंफेक्ट नहीं करते। क्या हो जाएगा, वो जो उनकी शार्पनेस है वो ब्लंट हो जाएगी, इसलिए अपन उसको बॉइलिंग नहीं करके चलेंगे। ये रहेगा अपना बॉइलिंग। नेक्स्ट इसमें कौन सा आर्टिकल्स अपन स्टेरिलाइज कर सकते हैं, तो स्टेरिलाइज द मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट which are non sharp। जो मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट हैं और जो शार्प नहीं हैं उनको अपन स्टेरिलाइज करके चलेंगे, किस पे, बॉइलिंग मेथड से। तो ये अपना कंप्लीट होता है बॉइलिंग मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत रहेगी, इसका ये 2 पॉइंट रहेंगे। नेक्स्ट में टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम 20 to 30 मिनट रहेगा। कॉमन डोमेस्टिक मेथड है, नॉट स्टेरिलाइज शार्प इंस्ट्रूमेंट, दे कैन ब्लंट, स्टेरिलाइज मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट विच आर नॉन शार्प, वो शार्प नहीं होंगे, उनको अपन स्टेरिलाइज करके चलेंगे बॉइलिंग मेथड से। तो ये होता अपना कंप्लीट कौन सा, सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग एंड टिंडेलाइजेशन की अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अपन
आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है अपना? थर्ड वन इज मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन क्या करके चलते हैं? एग्जाम्पल है ऑटोक्लेविंग। तो अपन बात करके चलेंगे ऑटोक्लेविंग क्या है। तो ऑटोक्लेविंग के बारे में बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन जो मेथड काम में लेते हैं वो है ऑटोक्लेव। मोस्ट रिलायबल मेथड है जिसमें अपन स्पोर और पैथोलॉजिकल एंड नॉन पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हेडिंग रहेगी अपना तीसरा पॉइंट, टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कितना रहेगा वो एक्चुअल बात करके चलेंगे, जिसका एग्जाम्पल रहेगा फर्स्ट पॉइंट ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग इसकी बात करके चलेंगे। ऑटोक्लेविंग में क्या बात करके चलेंगे? ऑटोक्लेविंग फर्स्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑटोक्लेविंग को अपन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क करना होगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं अंडर स्टीम प्रेशर। अंडर स्टीम प्रेशर, अंडर स्टीम प्रेशर की बात कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क करके चलेंगे इसको भी। तो एक तो हो गया मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, दूसरा हुआ अंडर स्टीम प्रेशर। मीन्स दोनों ही इस प्रणाली पे काम करते हैं, दोनों इस मेथड के ऊपर काम करते हैं। मॉइस्ट तो इसका ये टाइप ही हो गया, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होता है। स्टीम अंडर प्रेशर, वहां पे भाप होती है, उसके प्रेशर में वहां पे स्टेरिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट यदि ऑटोक्लेविंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मार्क रहेगा कि मोस्ट रिलायबल मेथड है। ऑटोक्लेविंग इज द मोस्ट रिलायबल मेथड। मोस्ट रिलायबल मेथड, ये सबसे ज्यादा रिलायबल मेथड है। इस पे भी अपन ने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये सभी क्वेश्चन, वैसे ऑटोक्लेव को तो अपन बोले तो जितना बोल सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। तो ऑटोक्लेव तो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, हां फिर ये भी इसी के साथ ये भी बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंट कि ऑटोक्लेव की खोज किसने की। तो ऑटोक्लेव डिस्कवर बाय द, ऑटोक्लेविंग डिस्कवर बाय द चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड, चार्ल्स चैम्बरलैंड मीन्स यहां पे फोकस करना होगा अपने को, क्वेश्चन मार्क करना होगा। इसकी खोज किसने की, इसको डिस्कवर किसने किया? चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने इसको डिस्कवर किया, इसकी खोज की। कौन सी सन में की? तो बोल सकते हैं 1884 में, 1884 में इसकी खोज की, डिस्कवर किया इसको, ठीक है। ऑटोक्लेव का डिस्कवर किसने किया? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने किया, 1884 में किया। नेक्स्ट यदि बात करें तो ऑटोक्लेव के बारे में क्या बोल सकते हैं? मोस्ट रिलायबल की बात हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से क्या बोल सकते हैं? मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमन इसको यूज में लेते हैं। ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया फिर से कि हॉस्पिटल में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन जो काम में लेते हैं वो क्या है? ऑटोक्लेविंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, इसमें टेम्परेचर कितना होता है। तो टेम्परेचर की बात करें तो बोल सकते हैं इसमें टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि टाइमिंग की बात करें तो बोल सकते हैं 20 to 30 मिनट। कितना? 20 to 30 मिनट मीन्स यहां पे बोल सकते हैं इसका टेम्परेचर होगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइमिंग रहेगा 20 to 30 मिनट। और यहां पे 30 मिनट पे फोकस नहीं करके अपन 20 मिनट पे फोकस करके चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? जो ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मोस्ट सॉरी, ये 20 मिनट के लिए करके चलते हैं।
तो इसका टाइमिंग रहेगा मोस्टली इसी टाइम पे अपन काम में लेके चलते हैं। ये रहेगा अपना ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर और इसको कितने टाइम के लिए अपन क्या डिसइंफेक्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट यदि यहां पे प्रेशर की बात करके चलें तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रेशर, ऑटोक्लेव का प्रेशर कितना होता है। तो अपन प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर कितना होगा, यहां पे प्रेशर रखते हैं 15 LV या पाउंड पर इंच स्क्वायर। तो प्रेशर की बात करें अपन, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है 15 LV या इसको पाउंड बोल सकते हैं, पाउंड पर इंच स्क्वायर। ये होगा प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं यहां पे। प्रेशर होगा 15 LV या पाउंड पर इंच स्क्वायर। नेक्स्ट यदि अपन ऑटोक्लेविंग में बात करें तो और क्या बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करने वाले हैं कि यहां पे जो आर्टिकल्स कौन कौन से स्टेरिलाइज किए जाते हैं। तो यहां पे टू स्टेरिलाइज है ओटी ड्रेस या फिर बोल सकते हैं ओटी क्लॉथ, ये सभी अपन स्टेरिलाइज करके चलते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं प्लास्टिक आर्टिकल्स और प्लास्टिक आर्टिकल्स में एक ही बात करके चलेंगे, ग्लव्स की बात करके चलेंगे और क्वेश्चन मार्क कर देंगे यहां पे। कोई बोलेगा सर ग्लव्स तो पिचक जाएगा, हां बोल सकते हैं पिचक जाएगा, बट यहां पे क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। प्रेशर जो 15 LV या पाउंड पर इंच स्क्वायर काम में लेते हैं, यदि ग्लव्स को अपन स्टेरिलाइज करते हैं तो प्रेशर क्या करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करके चलेंगे। प्रेशर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो अपन ग्लव्स को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या स्टेरिलाइज कर सकते हैं, यहां पे टू स्टेरिलाइज द गॉज पीस एंड गॉज पैड एंड ड्रेसिंग मटेरियल एंड ओटी इंस्ट्रूमेंट, इन सभी को अपन स्टेरिलाइज करके चलते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा अपना कि किस किस इंस्ट्रूमेंट को अपन स्टेरिलाइज करते हैं, किसमें, ऑटोक्लेविंग में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करके चलें और इंपॉर्टेंट, तो क्या कर सकते हैं, यदि अपन एक बार स्टेरिलाइज कर लेते हैं तो अनओपन्ड आर्टिकल को कितने दिन तक यूज में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना रहेगा कि टाइमिंग आफ्टर स्टेरिलाइजेशन, जो आर्टिकल्स है उसको अपन कितने दिन तक यूज में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बात इसी करके चलेंगे, अनओपन्ड आर्टिकल्स यूज टिल 7 डेज। यदि अपन आर्टिकल्स को ओपन नहीं करते हैं, जो अपन किट बनाते हैं या अपन पैकिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, तो अपन स्टेरिलाइज कर लेंगे। उसको स्टेरिलाइज करने के बाद में उसको अपन 7 डेज तक काम में ले सकते हैं यदि ओपन नहीं किया है। यदि ओपन कर लिया है तो अपन दोबारा से उसको स्टेरिलाइज करेंगे, बट उसको ओपन नहीं किया है तो 7 डेज तक अपन उसको काम में लेके चल सकते हैं। ये रहेगा अपना टाइमिंग, कितने टाइम के लिए अपन उसको काम में ले सकते हैं। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, ऑटोक्लेव के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो नाम है उसका ऑटोक्लेविंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ऑटोक्लेविंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन इससे। ठीक है, तो इसे फोकस करना होगा अपने को और इसको समझना होगा और याद करना होगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पे ऑटोक्लेविंग होता है। अब कहां पे चलेंगे, अपन चल रहे थे हीट पे, अब अपन चलेंगे सनलाइट पे। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा सनलाइट। तो सनलाइट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सनलाइट से अपन क्या क्या स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा दूसरा। फर्स्ट तो अपना हीट वाला कंप्लीट हो गया, हीट में अपन ने काफी ज्यादा बात कर ली है।
अब अपन सेकंड बात करेंगे सनलाइट की। सनलाइट में बोल सकते हैं यूवी रेज। सनलाइट में क्या होती है? यूवी रेज। यूवी रेज का मतलब होता है फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करके चलेंगे। सिंपली अपन बात करके चलते हैं क्या कि जो सनलाइट होती है उसमें जो रेज आती है, किरणें आती हैं, वो कौन सी किरणें आती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, किरणें आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब आप बात करें कि सनलाइट में किस किस इंस्ट्रूमेंट को, किस किस आर्टिकल्स को स्टेलाइज कर सकते हैं। तो स्टेलाइज कर सकते हैं मैट्रेस, जो हॉस्पिटल में लिनन्स वगैरह होती हैं, लिनन्स, या फिर बोल सकते हैं रिवर, जो रिवर होती हैं, हॉस्पिटल से अलावा बात कर रहे हैं, जो रिवर होती है, नदियां होती हैं, या फिर बड़े बड़े पानी के टैंक होते हैं, तो इन सभी को अपन स्टेलाइज कर सकते हैं। तो ये रहेगा अपना सनलाइट अल्ट्रा वायलेट रेज, जिससे कि अपन हॉस्पिटल में काम में लेते हैं, बेड के ऊपर जो मैट्रेस और बेडशीट ब्लैंकेट काम में लेके चलते हैं, लिनन काम में लेके चलते हैं, उन सभी को अपन सनलाइट से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, टैंक होते हैं पानी के, ये सभी किसके द्वारा स्टेलाइज होते हैं? ये सनलाइट के द्वारा ही स्टेलाइज होते हैं। ये होता है सिंपल सा, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं रहेगा। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश से क्या क्या कर सकते हैं वो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं रेडिएशन मेथड। ओके, तो अपन रेडिएशन मेथड के बारे में क्या पढ़ सकते हैं? तो नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा रेडिएशन मेथड, जिससे अपन कौन कौन से आर्टिकल्स को स्टेलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट रहेगा अपना रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड से अपन क्या क्या कर सकते हैं? तो रेडिएशन मेथड से अपन सिंपली बात करके चलें तो ये कौन सी रेडिएशन होती हैं? तो अपन रेडिएशन का नाम लिखें यहां पे, तो लिख सकते हैं गामा रेडिएशन होती है। कौन सी रेडिएशन होती है? गामा रेडिएशन होती है। और गामा रेडिएशन की अपन बात करके चलेंगे कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल को स्टेलाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगा के एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें सब कुछ सोल्व हो जाएगा। टू स्टेरिलाइज द डिस्पोजेबल आइटम। हॉस्पिटल में जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है? यूज एंड थ्रो, मीन्स वन टाइम यूज करके उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको अपन डिस्पोजेबल आइटम बोल के चलते हैं। तो जो भी डिस्पोजेबल आइटम होते हैं वो स्टेरिलाइज किए जाते हैं। कौन सी रेडिएशन से? गामा रेडिएशन से स्टेरिलाइज किए जाते हैं। तो अपन बात करके चलेंगे एग्जांपल कि क्या क्या स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो स्टेरिलाइज करेंगे, फोलिज कैथेटर को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, फोलिज कैथेटर को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, हाइपोडर्मिक नीडल होती हैं, हाइपोडर्मिक नीडल होती हैं। हाइपोडर्मिक यहां पे कोई नई चीज नहीं है। हाइपोडर्मिक नीडल वही होते हैं जो कि अपन नॉर्मली इंजेक्शन लगाने के काम में लेते हैं, उनको हाइपोडर्मिक नीडल बोल के चलते हैं, क्योंकि हाइपोडर्मिक, डर्मिस पार्ट के नीचे लगाने वाली नीडल्स, उसको हाइपोडर्मिक, नॉर्मली जो काम में लेते हैं वही हाइपोडर्मिक नीडल होती है। नेक्स्ट बोल सकते हैं सर्जिकल ब्लेड। सर्जिकल जो ब्लेड अपन काम में लेते हैं वो सर्जिकल ब्लेड भी कौन से? रेडिएशन मेथड से, गामा रेडिएशन से स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं कैनुला होता है, उस कैनुले को भी अपन स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं जैसे कि बहुत सारी डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं, सिरिंज होती है, तो इन सभी को अपन किससे स्टेरिलाइज करते हैं? इन सभी को अपन स्टेरिलाइज करके चलते हैं, किससे? रेडिएशन मेथड से, गामा रेडिएशन मेथड से। अभी अपन बात कर रहे थे रेडिएशन मेथड की, जिसमें अपन बोल सकते हैं
कि जो भी डिस्पोजेबल आइटम होते हैं उनको अपन स्टेरिलाइज करके चलते हैं। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल की बात की, जैसे कि फोलिज कैथेटर होता है, हाइपोडर्मिक नीडल होती है, सर्जिकल ब्लेड होता है, कैनुला होता है और सिरिंज होता है। इन सभी को अपन डिस्पोजेबल आइटम्स को अपन स्टेरिलाइज करते हैं, वो रेडिएशन मेथड से करते हैं। और रेडिएशन कौन सी होती है? गामा रेडिएशन से करके चलते हैं। ठीक है, तो ये अपना यहां पे होता है रेडिएशन मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करें फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिल्ट्रेशन में क्या बात करेंगे? नॉर्मली यदि बोलना चाहें, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये, बट अपन समझने की कोशिश करें थोड़ा सा फिल्ट्रेशन होता क्या है, इतना ही समझने की कोशिश करें तो क्या यहां पे समझ सकते हैं? तो यहां पे बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन, फोर्थ मेथड होगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड का ये है कि अपन फॉर एग्जांपल कोई कल्चर मीडिया है, कोई एंटीबायोटिक है, उसको अपन प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए अपन उसको फिल्टर करके चलते हैं। तो वही अपना कौन सा मेथड होता है? फिल्ट्रेशन का मेथड होता है। तो अपन बोल सकते हैं यहां पे काम में लेते हैं 0.75 mm का फिल्टर काम में लेके चलते हैं। अपने पास क्या होता है? 0.75 mm का मिलीमीटर का एक फिल्टर होता है। उससे अपन क्या करते हैं? उससे अपन फिल्टर दैट वाटर, नेक्स्ट बोल सकते हैं एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। तो ये सभी अपन बोल सकते हैं जो भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, और उन लिक्विड सब्सटेंस को अपन प्योर करते हैं। तो प्योर करते हैं किसके द्वारा करते हैं? अपन फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अपन उसको प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं। ये रहेगा अपना फिल्ट्रेशन। तो यहां पे फिर से आते हैं, तो अपने मेथड देखो, हीट कंप्लीट हुआ सभी, सनलाइट ये भी अपना कंप्लीट हुआ, रेडिएशन मेथड कंप्लीट हो गया, जो भी डिस्पोजेबल आइटम होते हैं रेडिएशन कंप्लीट कर दिया अपन ने। फिर अपन ने बात की फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अपन ने फिर भी बात किया कि जो वाटर होता है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होता है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो अपन इसको फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए अपन फिल्टर मेथड काम में लेके चलते हैं। तो ये भी एक यहां पे स्टेरिलाइजेशन का मेथड रहेगा, एक स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो अपन ने पहले पढ़ा था, एक तो होता है फिजिकल मेथड और दूसरा होता है केमिकल मेथड। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट होता है फिजिकल मेथड और दूसरा होता है केमिकल मेथड। तो आज अपन नेक्स्ट ये बात करने वाले हैं कि केमिकल मेथड कौन कौन सा होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपन केमिकल मेथड, अपना फिजिकल मेथड कंप्लीट होता है। अब केमिकल मेथड में अपन बहुत सारे केमिकल्स की बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यदि एग्जाम्पल की बात करें तो बोल सकते हैं लाइजोल होता है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं फिनोल हो सकता है। नेक्स्ट यदि बात करें सेवलॉन हो सकता है, स्प्रीट हो सकता है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं बीटाडीन हो सकता है, केमेनोफोर हो सकता है, साइडेक्स हो सकता है। बहुत सारे अपन केमिकल्स की बात करके चलेंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग लगाते हैं, नोट डाउन करके चलते हैं कि जो केमिकल मेथड होता है वो कौन कौन सा केमिकल मेथड होता है। तो यहां पे फर्स्ट था फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड रहेगा अपना केमिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, इसको अपन कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के चलते हैं। ठीक है, जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन होता है उसको अपन कोल्ड स्टेरिलाइजेशन बोल के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा? फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो लाइसोल रहेगा। लाइजोल अपना फर्स्ट इसका एग्जाम्पल रहेगा केमिकल का। लाइजोल का रेशियो होता है 1:40। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि जो लाइजोल का रेशियो होता है वो कितना रेशियो होता है? तो यहां पे रेशियो होता है 1:40।
कोई बोलेगा सर 1 क्या है 40 क्या है, तो जो भी अपन रेशियो में बात करते हैं अपन, तो उस रेशियो में अपन बोल सकते हैं कि 1 तो यहां पे ग्राम होगा और 40 यहां पे ml होगा। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूं, सभी में रेशियो की बात करके चलेंगे। या और कहीं भी अपन रेशियो पढ़ते हैं तो इसमें रेशियो में यही बात होगी क्या, 1 तो यहां पे ग्राम होगा और 40 यहां पे ml होगा, तो ये बात करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करेंगे तो बात हो गई रेशियो की। नेक्स्ट फिर इसका क्या पर्पज होता है, तो पर्पज की बात करें तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को अपन स्टेरिलाइज करके चलते हैं। तो यहां पे बात कर सकते हैं कि जो अपना लाइजोल होता है उसके द्वारा अपन स्टेरिलाइज करके चलते हैं, किसको बोल सकते हैं, टू स्टेरिलाइज द थर्मामीटर। थर्मामीटर को अपन स्टेरिलाइज करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं टू स्टेरिलाइज द प्लास्टिक शीट या फिर बोल सकते हैं मैकिन्टॉश और प्लास्टिक शीट को अपन स्टेरिलाइज करके चलते हैं। यही रहता अपना क्या, लाइजोल की। लाइजोल से अपन क्या क्या स्टेरिलाइज करके चल सकते हैं। लाइजोल से अपन क्या क्या स्टेरिलाइज करके चल सकते हैं, अपन थर्मामीटर को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, अपन प्लास्टिक शीट और मैकिन्टॉश को स्टेरिलाइज करके चल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि यहां पे जैसे कि और आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल में जो भी चिटल फोर्सेस वगैरह होती हैं उनको अपन क्या करके चल सकते हैं, स्टेरिलाइज। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं मोपिंग द फ्लोर करके चल सकते हैं, और इसका रेशियो रहेगा 1:100। जो मोपिंग करके चलेंगे, फ्लोर को, जो फर्श को अपन मोपिंग करते हैं उसको क्लीन करते हैं, वो भी करके चल सकते हैं इससे, बट उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहां पे 1:40 नहीं होके 1:100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है अपना कौन सा, लाइजोल का कंसर्न। नेक्स्ट अपन बात करने वाले सेकंड, तो सेकंड कौन सा रहेगा, फिनोल में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिनोल में कार्बोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिनोल में कार्बोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं इसका रेशियो की बात करें तो 1:100 इसका रेशियो रहेगा। नेक्स्ट यदि अपन और बात करें तो बोल सकते हैं मोपिंग द फ्लोर। फ्लोर को मोपिंग करने के लिए काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओनली इसका यूज पर्पज एक ही रहेगा, क्या रहेगा कि जो अपन फ्लोर को मोपिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, उसका रेशियो 1:100 रहेगा। और फिनोल बोले तो कार्बोलिक एसिड अपन काम में लेके चलते हैं, ये रहेगा अपना फिनोल। नेक्स्ट अपन बात करें, और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो और भी मेथड की अपन बात करें तो क्या क्या मेथड की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड अपना पॉइंट रहेगा स्प्रिट से अपन क्या क्या क्लीन करेंगे, और स्प्रिट क्या है। वैसे इसको सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि स्प्रिट कॉमनेस्ट यूज लेते हैं अपन हॉस्पिटल में, और इसका क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बोल सकते हैं स्प्रिट में क्या प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन मार्क डालने की जरूरत है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोल सकते हैं 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रेजेंट होता है। सेवलॉन में क्या प्रेजेंट होता है, 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये क्विक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है। क्विक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है, क्विक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है। क्विक डिसइंफेक्शन का मतलब होता है, क्विक डिसइंफेक्शन का मतलब ये होता है कि 2 to 3 सेकेंड में ये डिसइंफेक्ट कर देता है।
नेक्स्ट इसका पर्पज की बात करें तो बोल सकते हैं टू डिसइंफेक्ट द स्किन साइट बिफोर इंजेक्शन, या फिर बोल सकते हैं बिफोर प्रोसीजर या बिफोर इंजेक्शन अपन उसको क्लीन करके चलेंगे। तो उसको क्लीन करने के लिए अपन स्पिरिट काम में लेंगे। स्पिरिट कितना काम में लेंगे? 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल काम में लेके चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें और इसका पर्पस तो बोल सकते हैं टू डिसइंफेक्ट द स्टेथोस्कोप। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेथोस्कोप को क्लीन करने के लिए स्पिरिट काम में लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा स्पिरिट वाला। नेक्स्ट अपन बात करें कि और भी कोई यहां पे केमिकल मेथड है तो उसकी बात भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो केमिकल मेथड होगा उसकी बात करेंगे। तो केमिकल मेथड में और किसकी बात कर सकते हैं? तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं H2O2 जो केमिकल होता है जिसको अपन H2O2 को बोल सकते हैं कि केमिकल मेथड है अपना जो अपन डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो यहां पे फोर्थ पॉइंट रहेगा H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन प्रोक्साइड अपन डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, H2O2 क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अपन इसका रेशियो की बात करें तो अलग अलग अपन रेशियो वगैरह जो भी है वो काम में लेके चलते हैं। जैसे कि इसका पर्पज की बात करें, पर्पज में बोल सकते हैं ईयर इरिगेशन, जो अपन ईयर इरिगेशन करते हैं उसमें अपन काम में लेके चलते हैं 2% H2O2 सॉल्यूशन काम में लेके चलेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें अपन पर्पज की तो माउथ वॉश की बात कर सकते हैं। तो माउथ वॉश में क्या काम में लेके चलेंगे? माउथ वॉश में बोल सकते हैं 1:8 काम में लेके चलेंगे। क्या? H2O2 सॉल्यूशन। नेक्स्ट यदि बात करें तो इसका और क्या पर्पज हो सकता है? और अपन बोल सकते हैं टू रिमूव द ब्लड स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स टू रिमूव द ब्लड स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ्स। यदि अपने कपड़ों के ऊपर, क्लॉथ्स के ऊपर ब्लड का कोई धब्बा लग जाता है, ब्लड का कोई एक ही स्पॉट बन जाता है, ब्लड वहां पे स्पिल हो जाता है, तो अपन उसको क्लीन करने के लिए क्या काम में लेते हैं? H2O2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो काम में लेके चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू क्लीन द वुंड इफ परस्परेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि ये प्रैक्टिकली भी काम में लेके चलते हैं। अपन थ्योरेटिकली तो पढ़ते ही पढ़ते हैं बट इसको प्रैक्टिकली भी अपन अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं कि जो वुंड होता है, वुंड के अंदर कोई पस फॉर्मेशन हो गया, इंफेक्शन हो गया, तो अपन उसको क्लीन करके चलेंगे, डिसइंफेक्ट करके चलेंगे। किससे? H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अपन उसको क्लीन करके चलेंगे। ठीक है। यहां पे बोल सकते हैं पस रहेगा तो येलोविश कलर रहेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं फाउल स्मेलिंग आएगी। यहां पे फाउल स्मेलिंग आएगी। कहां से? जो वुंड है, इंफेक्टेड वुंड है वहां से
फाउल स्मेलिंग आएगी, उसको बोल सकते हैं क्या, नॉर्मली अपन H2O2 बोल सकते हैं कि H2O2 से अपन उसको क्लीन करके चलेंगे। ये रहेगा अपना H2O2 हाइड्रोजन ऑक्साइड सॉल्यूशन। तो फोर्थ पॉइंट यहां पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन और भी देखें तो क्या हो सकता है, तो यदि और भी अपन सॉल्यूशन की बात करें, केमिकल की बात करें, तो केमिकल और भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं केमिकल, जैसे कि अपन बात करें नेक्स्ट जो केमिकल है उसकी फिफ्थ टाइप की बात करके चलें तो बोल सकते हैं KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट किसमें काम में लेके चलते हैं, इसका रेशियो कितना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। रेशियो 1:10,000, क्या इसका रेशियो कितना होता है, 1:10,000 इसका रेशियो रहेगा। नेक्स्ट इसका पर्पज क्या बोल सकते हैं, तो पर्पज बोल सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन, यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन के लिए अपन काम में लेते हैं क्या, KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे जो माउथ वॉश होता है या फिर बोल सकते हैं सिड्स बाथ होता है, उसके लिए भी अपन KMnO4 सॉल्यूशन काम में लेके चलते हैं। तो बोल सकते हैं माउथ वॉश सिड्स बाथ, बट इसके लिए क्या कर देंगे, इसके लिए रेशियो चेंज कर देंगे 1:5,000, रेशियो चेंज करेंगे तो ही अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली बात करके चलेंगे KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 का नाम रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो बोल सकते हैं इसका रेशियो कितना रहेगा, तो इसका रेशियो हो सकता है कितना, 1:10,000। नेक्स्ट बात करके चलें कि इसका पर्पज क्या रहेगा, तो इसका पर्पज होता है जो यूरिनरी ब्लैडर का इरिगेशन करते हैं, तो इरिगेशन इससे करके चल सकते हैं 1:10,000 से। नेक्स्ट यदि माउथ वॉश और सिड्स बात करेंगे तो अपन इसका रेशियो काम में लेके चलेंगे 1:5,000। ये रहेगा अपना पोटेशियम परमैंगनेट या फिर बोल सकते हैं इसको KMnO4 सॉल्यूशन। नेक्स्ट यदि अपन और बात करें कि कोई सॉल्यूशन होता है केमिकल, तो बात करें तो क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे बीटाडीन सॉल्यूशन। बीटाडीन सॉल्यूशन की बात करके चलेंगे तो बीटाडीन में अपन क्या पढ़ सकते हैं, बीटाडीन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उनकी सभी की बात करके चलेंगे तो 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपना रहेगा पॉइंट नंबर 6 नंबर, तो 6 नंबर में वी आर डिस्कशन अबाउट द बीटाडीन सॉल्यूशन, बीटाडीन सॉल्यूशन, commonest solution used in hospital, commonest solution used in hospital, हॉस्पिटल में जो कॉमनेस्ट सॉल्यूशन होता है जो अपन यूज में करके चलते हैं वो होता है बीटाडीन। नेक्स्ट फर्स्ट बात करने वाले हैं यूज इन ऑपरेशन थिएटर या बोल सकते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग करेंगे तो किससे करेंगे सर्जिकल हैंड वॉशिंग, तो अपन बोल सकते हैं 7.5 to 10% पोविडो आयोडीन, 7.5 to 10% पोविडो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, उससे अपन जो सर्जिकली हैंड वॉशिंग करके चलते हैं तो वो अपन किससे कर सकते हैं, उसका परसेंटेज रहेगा 7.5 to 10% पोविडो आयोडीन सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट सेकंड बात करें, सेकंड अपन बोल सकते हैं यदि कोई नॉर्मली वुंड की ड्रेसिंग करते हैं तो वुंड की ड्रेसिंग करेंगे उसमें क्या काम में ले सकते हैं, तो बोल सकते हैं यहां पे 5% पोविडो आयोडीन काम में लेके चलते हैं। ये रहेगा अपना सेकंड पॉइंट। और सबसे लास्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट जिसका नाम रहेगा बोल सकते हैं
थर्ड पॉइंट गार्गल पर्पज। गार्गल पर्पज, अपन जो गार्गल्स करते हैं तो गार्गल कौन से कितने परसेंट से कर सकते हैं, तो इसका परसेंटेज की बात करें तो बोल सकते हैं 2.5% पोविडो आयोडीन सॉल्यूशन। पोविडो आयोडीन सॉल्यूशन से अपन क्या करते हैं, गार्गल करके ये रहेगा अपना क्या, गार्गल पर्पज मीन्स जो गार्गल करते हैं, माउथ गार्गल करते हैं, वो अपन करके चलेंगे 2.5% पोविडो आयोडीन सॉल्यूशन से। ये होता अपना बीटाडीन कंप्लीट। बीटाडीन एक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है जो कि अपन हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा काम में लेके चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन जिसका नाम रहेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन है तो यहां पे 6 नंबर कंप्लीट होते हैं। अब बात करके चलेंगे अपन यूसोल सॉल्यूशन। यूसोल सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो उसकी बात करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। 7th नंबर का यूसोल। यूसोल सॉल्यूशन क्या है? यूसोल सॉल्यूशन, तो यूसोल सॉल्यूशन के बारे में बात करके चलें तो इसके बारे में प्रिपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि यूसोल सॉल्यूशन का जो प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन का मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बोल सकते हैं 12.5 ग्राम बोरिक एसिड होगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं 12.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं 100 ml वाटर रहेगा, मीन्स ये इसका प्रिपरेशन रहेगा यूसोल का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि यूसोल सॉल्यूशन में क्या क्या कंटेंट कितना कितना प्रेजेंट होता है, तो ये रहेगा अपना यूसोल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन। नेक्स्ट यदि बात करें अपन तो और क्या बात कर सकते हैं, इसमें प्रिपरेशन की बात हो गई। नेक्स्ट इसके यूज की बात करके चलेंगे, तो यूज में क्या क्या बोल सकते हैं अपन, यूज में ये बोल सकते हैं टू क्लीन द वुंड इफ infected by ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा यदि इंफेक्टेड होगा अपना वुंड तो अपन उसको क्लीन करके चल सकते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करके चल सकते हैं, किसके द्वारा, यूसोल सॉल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट अपन इसमें बोल सकते हैं वुंड का कलर रहेगा ब्लूइश कलर का वुंड रहेगा, और इसमें बात करें तो फाउल स्मेलिंग रहेगी। क्या रहेगा, फाउल स्मेलिंग रहेगा। तो ये बात अपन यूसोल सॉल्यूशन में करके चल सकते हैं, ठीक है। ये अपना कंप्लीट होता है यूसोल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट यदि बात करें अपन और भी इसमें तो क्या बात करके चल सकते हैं, तो कौन सा अपना केमिकल जो सॉल्यूशन है वो बच रहा है जिसकी बात करके चलेंगे, तो अपन बोल सकते हैं अपना होता है सेवलॉन सॉल्यूशन। तो सेवलॉन सॉल्यूशन का पर्पस क्या होता है उसकी बात करके चलेंगे सभी। तो नेक्स्ट अपना रहेगा 8 नंबर का सेवलॉन सॉल्यूशन। सेवलॉन सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, सेवलॉन में प्रेजेंट होता है क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन। क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है किसमें, सेवलॉन के अंदर। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सेवलॉन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करके चलेंगे इसका पर्पस क्या हो सकता है, इसका रेशियो क्या हो सकता है। तो सेवलॉन का रेशियो होता है 1:20। सेवलॉन का रेशियो कितना होता है, 1:20 रहेगा। नेक्स्ट इसमें पर्पस की बात करें तो बोल सकते हैं टू डिसइंफेक्ट द
डिसइंफेक्ट द थर्मामीटर। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू प्रिपेयर द स्किन बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले अपन स्किन को प्रिपेयर करके चलेंगे तो किससे कर सकते हैं? अपन सेवलॉन से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टू डिसइंफेक्ट द चिटल फोर्सेप्स। जो चिटल फोर्सेप्स होती हैं उनको अपन स्टेलाइज करके चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चिटल फोर्सेप्स। इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन मार्क डालना, यहां पे बात करके चलेंगे इसकी। व्हाट इज चिटल फोर्सेप्स? क्या होती है चिटल फोर्सेप्स? फॉर एग्जाम्पल बात करें चिटल फोर्सेप्स की तो बोल सकते हैं हॉस्पिटल में चिटल फोर्सेप्स का मोस्ट कॉमन यूज होता है। क्यों होता है? जो भी स्टेराइल आर्टिकल्स होते हैं, स्टेराइल आर्टिकल्स नर्स एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर, एट द टाइम ऑफ सर्जरी, वहां पे स्टेराइल आर्टिकल्स को निकाल के ड्रम के अंदर से वो डॉक्टर तक, सर्जन तक वहां पे ट्रांसफर करती है। किसके द्वारा पकड़ के करती है? चिटल फोर्सेप्स के द्वारा करती है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा चिटल फोर्सेप्स टू ट्रांसफर द स्टेराइल आर्टिकल्स टू द सर्जन। तो ये रहेगा चिटल फोर्सेप्स। नेक्स्ट बात करके चलेंगे, ये जो सॉल्यूशन होता है उसको चेंज कितने दिन से करते हैं? अपना आर्टिकल्स रहेगा, इसमें कंटेनर रहेगा, कंटेनर में अपन सेवलॉन सॉल्यूशन डाल के चलेंगे। तो सेवलॉन सॉल्यूशन कितने दिन के अंदर उसको चेंज करके चलेंगे? तो बोल सकते हैं टू चेंज द सॉल्यूशन एवरी 7 डेज। अपन एवरी 7 डेज जो सॉल्यूशन होता है सेवलॉन उसको चेंज करके चलेंगे। जैसा कि अपन वार्ड में रख सकते हैं, ओटी में रख सकते हैं, आईसीयू में, कोई भी वार्ड में रख सकते हैं। ठीक है, ये रहता अपना सेवलॉन सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करें और भी यदि केमिकल सॉल्यूशन की तो बोल सकते हैं कौन सा केमिकल सॉल्यूशन होगा? तो नेक्स्ट अपना केमिकल सॉल्यूशन होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो क्या बात कर सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में अपन? तो सिंपल बात करके चलेंगे, इसका इंपॉर्टेंट यूज है तो हेडिंग लगा के चलेंगे। 9th पॉइंट रहेगा अपना सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन सिंपली यदि इसकी बात करें तो क्या क्या बात करके चल सकते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, एस का मतलब यहां पे क्या होता है? सोडियम। और यदि बात करें H का मतलब होता है यहां पे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और H का मतलब यहां पे होता है HIV प्लस हिपेटाइटिस पेशेंट। इतना लिखो, एक बार फिर समझाता हूं। H का मतलब होता है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, H का मतलब होता है हिपेटाइटिस, H का मतलब होता है HIV। तो अपन बात करके चलेंगे, क्वेश्चन मार्क मीन्स समझ के चलेंगे। ये तो शॉर्ट में मैंने समझाने के लिए बोला, इससे अपन याद रख सकते हैं। बट अपन नेक्स्ट बात करें तो क्या कर सकते हैं? टू डिसइंफेक्ट द HIV या फिर बोल सकते हैं हिपेटाइटिस infected articles। क्या है? टू डिसइंफेक्ट द HIV हिपेटाइटिस इंफेक्टेड आर्टिकल्स। मीन्स यदि कोई हिपेटाइटिस का पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, तो अपन उसके जो आर्टिकल्स होते हैं उनको अपन क्लीन करके चलेंगे। किससे क्लीन करके चलेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से अपन क्लीन करके चलेंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट रहेगा
to remove the blood stain from infected of HIV and hepatitis patient। सिंपली बात करके चलें तो बोल सकते हैं क्या, जो ब्लड स्टेन होता है, ब्लड का धब्बा होता है, तो अपन उसको रिमूव करके चलेंगे। किससे रिमूव कर सकते हैं? अपन बोल सकते हैं कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है उससे अपन उसको रिमूव करके चल सकते हैं ब्लड स्टेन को। नेक्स्ट बोल सकते हैं मॉपिंग द फ्लोर। मॉपिंग द फ्लोर इसका सिंपल मीन्स में यहां पे बोल के चलूंगा स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मैनेजमेंट क्या है? स्पिल मैनेजमेंट का मतलब होता है कुछ भी यदि हॉस्पिटल में इंफेक्टेड मटेरियल स्पिल होता है, गिर जाता है, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल रहेगा मर्करी फॉल डाउन ऑन फ्लोर। मर्करी फॉल डाउन हो जाएगा फ्लोर के ऊपर, तो अपन उसको क्लीन करके चलेंगे, मोपिंग करके चलेंगे, कर सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहां पे बोल सकेंगे टू मॉपिंग द फ्लोर आफ्टर fall down mercury on floor। to mopping the floor after fall down mercury on floor। तो ये बोल सकते हैं यदि मर्करी फ्लोर के ऊपर फॉल डाउन हो जाएगी, यदि उसको क्लीन करना है, मोपिंग करना है, तो कौन सा सॉल्यूशन? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन काम में लेके चल सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। HIV इंफेक्टेड जो पेशेंट रहेगा उसके जो आर्टिकल्स हैं वो क्लीन करते हैं किससे? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। तो ये अपने केमिकल मेथड हैं वो कंप्लीट होते हैं सभी। जो भी केमिकल मेथड थे अपने बात कर ली, ये सभी केमिकल मेथड यहां पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं जो भी गैस स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड जो भी मेथड हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ के चलेंगे गैस स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो कौन कौन सा गैस स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है उसकी बात करके चलने वाले हैं। तो यहां पे सेकंड पॉइंट अपना होता है कंप्लीट केमिकल स्टेरिलाइजेशन, और नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं गैस स्टेरिलाइजेशन। गैस स्टेरिलाइजेशन में अपन किस किस की बात करके चलेंगे? तो गैस स्टेरिलाइजेशन में अपन बोल सकते हैं नॉर्मली फर्स्ट यदि गैस का नाम लें तो बोल सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस के बारे में यदि बात करें अपन तो बोल सकते हैं जो कि अपन ओटी में ओटी को वार्ड को स्टेरिलाइज करने के लिए काम में लेते हैं उसको बोल सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड गैस। तो फर्स्ट अपना ये थर्ड पॉइंट रहेगा गैस स्टेरिलाइजेशन। गैस स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? गैस स्टेरिलाइजेशन, गैस स्टेरिलाइजेशन मीन्स कोई भी गैस रहेगी उससे अपन स्टेरिलाइज करेंगे। वार्ड को कर सकते हैं, आईसीयू को कर सकते हैं, या फिर ओटी को कर सकते हैं। तो यहां पे फर्स्ट अपन बात करके चलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड गैस। फॉर्मेल्डिहाइड गैस, फॉर्मेल्डिहाइड गैस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो यहां पे बोल सकते हैं 100 क्यूबिक फीट एरिया। 100 क्यूबिक फीट एरिया के लिए अपन बोल सकते हैं क्या? 250 ml रहेगा फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन नेक्स्ट बोल सकते हैं प्लस में क्या रहेगा? 140 ग्राम क्रिस्टल ऑफ KMnO4। KMnO4 ये रहेगा अपने पास सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा यहां पे?
फॉर्मेल्डिहाइड गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फॉर्मेल्डिहाइड गैस बन जाएगी। नेक्स्ट यहीं पे बात करना चाहें कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस कहां पे काम में लेते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस अपन टू डिसइंफेक्ट द जनरल वार्ड, आईसीयू एंड ऑपरेशन थिएटर। जनरल वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर को अपने को डिसइंफेक्ट करना है तो अपन किससे करके चलेंगे? अपन फॉर्मेल्डिहाइड से करेंगे। बट रेयरली यूज only use when HIV infected patient surgery, HIV infected patient सर्जरी। यदि HIV इंफेक्टेड पर्सन की सर्जरी की जाती है तभी अपन इससे स्टेलाइज कर सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं इससे फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। ये रहेगा अपना फॉर्मेल्डिहाइड गैस। ठीक है, ये कंप्लीट होता है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। मीन्स क्या बात की अपन ने? सिंपल मैं इसको यदि एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? जो फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस होता है, किससे बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड यदि यहां पे गैस बनाएंगे तो यहां पे फोकस करना, यहां पे फोकस करोगे तो यहां पे लिखा हुआ है क्या? 100 क्यूबिक फीट एरिया होता है। 100 क्यूबिक फीट एरिया होगा, उसके लिए अपन काम में लेते हैं 250 ml फॉर्मेलिन सॉल्यूशन प्लस में अपन 140 ग्राम क्रिस्टल ऑफ केमनोफोर सॉल्यूशन, केमनोफोर लेते हैं। नेक्स्ट यदि दोनों को मिलाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस बन जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस से क्या करते हैं? अपन फ्यूमिगेशन करते हैं, ओटी को फ्यूमिगेट करके चलते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू डिसइंफेक्शन जनरल वार्ड, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर। नेक्स्ट बोल सकते हैं बट रेयरली यूज, इसको रेयरली कम यूज में लेते हैं, इसका बहुत कम यूज होता है। कहां पे काम में लेते हैं? जहां पे HIV इंफेक्टेड पर्सन की सर्जरी की जाती है वहीं पे अपन काम में लेके चलते हैं किसको? फॉर्मेल्डिहाइड गैस को। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं गैस कौन सा? जैसे कि अपन यदि इंफेक्शन की डिसइंफेक्शन की बात करें तो अपन सल्फर की बात करके चल सकते हैं। तो अपना रहेगा सेकेंड गैस स्टेलाइजेशन में सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर होता है बट ये भी गैस में चेंज हो जाएगा जैसे ही अपन इसको स्प्रिट में लगाएंगे और स्प्रिट में मिक्स करेंगे और अपन इसको इलेक्ट्रिक करंट में लगाएंगे तो ये वेपर बन के उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ने लगेगा। तो बोल सकते हैं सल्फर पाउडर। तो सल्फर पाउडर 100 क्यूबिक फीट एरिया, 100 क्यूबिक फीट एरिया रहेगा तो अपन बोल सकते हैं कितना काम में लेंगे? 220 ग्राम सल्फर पाउडर काम में लेके चलते हैं। कितना? 220 ग्राम 220 ग्राम सल्फर पाउडर काम में लेके चलते हैं। प्लस ऐड करते हैं, ऐड स्प्रिट कर सकते हैं या फिर वाटर कर सकते हैं। स्प्रिट क्यों करते हैं? स्प्रिट ऐड बिकॉज क्या कारण है? टू डिक्रीज द बर्निंग सेंसेशन ऑफ आई। फॉर एग्जाम्पल बात कर सकते हैं इसके बारे में एक बार, क्या कि जो सल्फर पाउडर होता है, मैं यदि नॉर्मल समझाने की कोशिश करूं आपको तो कैसे समझा सकता हूं? एक प्याज होता है, प्याज में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। तो अपन प्याज को जब छीलते हैं, काटते हैं तो अपने आंखों में बर्निंग सेंसेशन होता है और टीयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही अपन बोलेंगे ये सल्फर होता है, उसकी वजह से आंखों में इरिटेशन होगा और आंखों में बर्निंग सेंसेशन होगा तो अपन उसमें काम में लेके चल सकते हैं। मींस उसमें ऐड करेंगे स्प्रिट या वाटर। स्प्रिट और वाटर ऐड करने की वजह से क्या होगा?
जो आंखों में बर्निंग सेंसेशन होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और अपन वहां पे बच पाएंगे उससे बर्निंग सेंसेशन से। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू डिसइंफेक्ट द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए अपन सल्फर पाउडर काम में लेके चलते हैं। तो यहां पे ओटी को स्टेलाइज करने के लिए अपन दो सॉल्यूशन की बात की या दो गैस की बात की। एक तो की आपने फॉर्मेल्डिहाइड गैस, दूसरा अपन ने सल्फर पाउडर लेके बनाए उसको गैस। ठीक है, नेक्स्ट बात करके चले अपन कि जो आफ्टर फ्यूमिगेशन ओटी को कितनी देर बाद में ओपन करके चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन मार्क करके चलेंगे। ओपन द ऑपरेशन थिएटर आफ्टर फ्यूमिगेशन। तो कितने घंटे बाद में, तो बोल सकते हैं आफ्टर 12 to 24 आवर्स के बाद में अपन ओपन करके चलेंगे किसको, ऑपरेशन थिएटर को। ठीक है, तो सिंपल यदि समझने की कोशिश करें तो पॉइंट क्या अपना, पॉइंट ये है कि अपन जो ओटी है, ओटी में फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। डिसइंफेक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन ओपन कब करके चलेंगे, तो ओपन करेंगे अपन आफ्टर 12 to 24 आवर्स, मीन्स वहां पे फ्यूमिगेट होने के बाद में करेंगे। कितना टाइम रहेगा, मिनिमम अपन बोल सकते हैं 12 आवर और मैक्सिमम बोल सकते हैं 24 आवर्स। नेक्स्ट यदि बात करें कि ओटी को कितने दिन से स्टेलाइज कर सकते हैं, टू स्टेरिलाइज द ऑपरेशन थिएटर एवरी 7 डेज। प्रत्येक 7 डेज में अपन स्टेलाइज करके चलेंगे। हर 7 दिन से एवरी वीक अपन उसको स्टेरिलाइज करके चलने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसको जल्दी, या यहीं पे अपन लिख सकते हैं एक्सेप्ट न्यूरोसर्जरी। यदि न्यूरोसर्जरी है तो अपन पहले भी उसको स्टेलाइज कर सकते हैं। फिर बोल सकते हैं एक्सेप्ट में अपन और बोल सकते हैं HIV पेशेंट सर्जरी। नेक्स्ट बोल सकते हैं हिपेटाइटिस पेशेंट सर्जरी। समझने की कोशिश करना, ये दो पॉइंट थोड़े से अलग हैं। क्या हैं, यदि किसी पेशेंट की न्यूरो सर्जरी करना है, नर्वस सिस्टम का मीन्स हेड का, ब्रेन का सर्जरी करना है, माइनर सर्जरी करना है, तो अपन सर्जरी करने से पहले ओटी को डिसइंफेक्ट करके चलेंगे, उसमें टाइम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट अपन HIV और हेपेटाइटिस की बात करेंगे। यदि अपन ने कर लिया HIV पेशेंट का ओटी कर लिया, उसके बाद में अपन उसको स्टेलाइज करके चलेंगे। HIV और हेपेटाइटिस पेशेंट की सर्जरी होने के बाद उसको स्टेलाइज करके चलेंगे कि किसी पेशेंट को, दूसरे को HIV हेपेटाइटिस नहीं हो जाए। तो आफ्टर, इसमें पहले। ठीक है, तो ये बात रहेगी ओटी की। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या कर सकते हैं, तो एक लास्ट गैस स्टेलाइजेशन में लास्ट अपना एक मेथड बचा हुआ है जिसका नाम है ETO। क्या है ETO? ETO का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन ट्राइऑक्साइड गैस या इथाइलिन ऑक्साइड गैस बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना मेथड रहेगा इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन ट्राइऑक्साइड गैस। नॉर्मली ये हॉस्पिटल में यूज में लेके चलते हैं, इफेक्टिव मेथड है। इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी ज्यादातर अपन वहां पे काम में लेके चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बोल सकते हैं गैस स्टेरिलाइजेशन में तीसरा पॉइंट ETO। ETO का मतलब होता है इथाइलिन ट्राई ऑक्साइड गैस, या फिर ETO को सिंपल बोल के चल सकते हैं इथाइलिन ऑक्साइड गैस, ये भी सिंपल बोल सकते हैं।
नेक्स्ट इसको यूज में लेते हैं, यूज टू स्टेरिलाइज द प्लास्टिक एंड गॉज पैड। मीन्स जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं और गोज पैड होते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के काम में लेते हैं। जैसे कि बात कर सकते हैं एग्जाम्पल में ईटी ट्यूब को अपन स्टेरिलाइज करते हैं तो किससे करते हैं, ईटीओ से करके चलते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं जो ओटी क्लॉथ्स बोल सकते हैं, या फिर गोज पैड बोल के चल सकते हैं। तो बोल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज अनओपन्ड टिल 12 months। यदि प्लास्टिक के आर्टिकल्स को अपन ने स्टेरिलाइज किया है तो उसको अनओपन्ड उसको काम में लेके चल सकते हैं कितने दिन तक, 12 मंथ तक काम में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गॉज पीस यूज अनओपन्ड टिल 6 months। यदि अपन गोज पैड को अपन ओपन नहीं करते हैं तो अपन काम में ले सकते हैं उसको कितने दिन तक, 6 month तक काम में ले सकते हैं। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, गैस स्टेरिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि जो केमिकल मेथड पढ़ते हैं, केमिकल मेथड में एक और इंपॉर्टेंट जो कि ओटी में ऑपरेशन थिएटर में अपन काम में लेके चलते हैं वो केमिकल मेथड है। गैस स्टेरिलाइजेशन यहां पे कंप्लीट होता है और अपन केमिकल मेथड की बात करेंगे तो केमिकल मेथड में अपन बात करके चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम रहेगा साइडेक्स। व्हाट इज साइडेक्स? साइडेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, साइडेक्स कंटेन 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। साइडेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें इसका पर्पज क्या होता है, ये एक इफेक्टिव मेथड है, इफेक्टिव मेथड है। इफेक्टिव मेथड क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक आर्टिकल्स ऑल्सो बी डेस्ट्रॉयड, ऑल्सो बी स्टेरिलाइज, ये भी स्टेरिलाइज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट यदि इसमें टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग कितने टाइम तक इसको रख के चलते हैं इसमें, तो बोले यहां पे 15 to 30 मिनट के लिए अपन इसको रख के चलते हैं। तो यहां पे इसका टाइमिंग रहेगा 15 to 30 मिनट। नेक्स्ट अपन इसका पर्पज की बात करें तो बोल सकते हैं टू स्टेरिलाइज द प्लास्टिक आर्टिकल्स ऑल्सो बी स्टेरिलाइज। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो भी अपन यहां पे ऐड कर सकते हैं, इफेक्टिव क्यों है, इस फॉर ऑल्सो बी डेस्ट्रॉय। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्पोर भी डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक वेजिटेटिव फॉर्म होता है, नॉन स्पोर होता है, जैसे बोल सकते हैं पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक तो होते ही होते हैं इसमें, बट इसमें और क्या होता है, इसमें जो स्पोर होते हैं वो भी डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पज की बात कर रहे हैं तो टू स्टेरिलाइज द प्लास्टिक आर्टिकल्स में बात कर सकते हैं एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल होते हैं जो भी मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी स्कोपी जो लग रहे हैं यहां पे वो सभी बोल सकते हैं। लैरिंगोस्कोप,
नेक्स्ट बोल सकते हैं सिस्टोस्कोप, सिस्टोस्कोपी। नेक्स्ट बोल सकते हैं एंडोस्कोपी, एंडोस्कोप। नेक्स्ट बोल सकते हैं सिग्मोइडोस्कोप। ये सभी स्कोपी जिसके लगते हैं वो सभी प्लास्टिक आर्टिकल्स अपन स्टेलाइज कर सकते हैं साइडेक्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, साइडेक्स में क्या प्रेजेंट होता है? साइडेक्स में 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। केमिकल मेथड का पार्ट है जो कि मोस्टली ओटी में काम में लेके चलते हैं। येलोइश कलर का होता है, इसको ब्लूइश येलोइश कलर बोल सकते हैं। एक येलोइश नहीं बोलेंगे, एक ब्लूइश येलो कलर होता है। तो इसको ओटी में काम में लेके चलते हैं। स्पोर ऑल्सो भी डिस्ट्रॉय प्लास्टिक आर्टिकल, ऑल्सो भी स्टेलाइज। इफेक्टिव मेथड है, इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये दो बात अपन ने लिख दी है। इसका टाइमिंग होता है 15 to 30 मिनट। ये अपन स्कोपी अपन काम में लेके चल सकते हैं, स्टेलाइज करके चल सकते हैं। ये अपना कंप्लीट होता है ये मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। ओके, थैंक्स।